जब सुलेमान शाह से एक टीवी होस्ट ने पूछा कि आप इतने इमोशनल हैं तो आप अपने बचपन के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, तो सुलेमान शाह इस बात पर भी इमोशनल हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरा बचपन बहुत ज़्यादा पेनफुल था क्योंकि 5 साल की उम्र में ही मेरे जो पेरेंट्स थे वो सेपरेट हो गए थे और मुझे अपने स्टेप फादर के साथ रहना पड़ रहा था, जो कि हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और हमारी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। और वहाँ पर ही मेरा बचपन ख़त्म हो गया था और मेरी लाइफ स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी। मैं स्कूल भी जाता था लेकिन मुझे अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा। और फिर मैं एक जगह गया, वहाँ पे ड्राइड टमेटो सेल होते थे, तो मैंने वहाँ पर सेलर्स की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसे कमा सकूं। उस जगह के पास एक सिनेमा था और उस सिनेमा के बाहर मैं शाम के वक्त ड्राई नट्स बेचा करता था। और कौन जानता था कि जो सिनेमा की एंट्रेंस के बाहर एक लड़का नट्स बेचता है, कल को वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा। ये मेरे अल्लाह का करम और उसकी मेहरबानी है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैंने जितनी भी स्टडी की वो मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पर की, यानी कि मैंने इतना ज़्यादा काम किया कि मैं अपनी ट्यूशन की जो फीस है वो भी खुद पे कर सकूं। और 1964 में मैंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए भी काम किया और फिर उस कंपनी ने बच्चों के एक मैगजीन में अपनी ड्राइंग जो थी वो सेंड करना शुरू कर दी। और कौन जानता था कि आज ये जगह सेंटर ऑफ आर्ट के नाम से जानी जाएगी। और उस कंपनी के लिए एज अ पेंटर मैंने 7 साल तक काम किया। और मुझे जो ड्राइंग के ऑर्डर आते थे उस काम को जारी रखने के लिए मुझे एक स्पेसिफिक बजट की ज़रूरत थी और मैं एक यंग टीनेजर वर्कर था। और अपनी ड्राइंग्स बनाने के लिए मुझे एक अच्छा सा मीडियम साइज स्टूडियो चाहिए था, लेकिन मेरे पास इतनी सहूलत मौजूद नहीं थी। और यहाँ तक कि जब मेरे डिज़ाइनर दोस्त अपनी फिल्म की लोकेशन पर जाते थे तो मैं सिसली में उनके फोटोग्राफी स्टूडियो में एज अ डिज़ाइनर जाता था। और मेरे भाई का भी स्टूडियो था, मैं वहाँ भी जाया करता था। मेरे बताने का यही मतलब है कि इसी तरह मैं सिनेमा में दिलचस्पी लेने लग गया था। एक दिन पुल के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था और वहाँ हम महंगी जगहों के लिए डेकोरेशन भी डिजाइन करते थे। उस दिन हम लोगों ने काम लेट खत्म किया तो मैंने सोचा कि घर जाने से बेहतर है कि मैं यहीं रुक जाऊं और यहाँ जो फिल्म की शूटिंग हो रही है उसको देखूं, क्योंकि सिनेमा की तरफ मेरा रुझान बहुत ज्यादा था। तो हम वहाँ बैठकर शूटिंग देखने लग गए और बदकिस्मती से जो मूवी का हीरो था उसको स्विमिंग नहीं आती थी और उसको स्विमिंग ना आने की वजह से 2 डायरेक्टर्स के बीच में काफी बहस चल रही थी और डायरेक्टर्स इधर उधर देख रहे थे। तो हम 3 फ्रेंड्स सामने बैठे हुए थे। उसने इस तरह से मुझे इशारा करके अपनी तरफ बुलाया और मैं इधर उधर देखने लगा कि वो किसको बुला रहा है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, इधर आओ। और उसने मुझे कहा कि तुम इस तरह से घूम कर दिखाओ और मैं घूम गया। तो फिर उसने कहा कि इसको यूनिफॉर्म ला कर दो और मुझे एक्टर के कपड़े पहनाए गए और मैंने समुंदर में छलांग लगाई अपना चेहरा दिखाए बगैर। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इस तरह से मैंने सिनेमा को स्टार्ट करते हुए हेलो कहा। और फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे अपने ऑफिस में इनवाइट किया और बहुत से सिंपल रोल्स मुझे ऑफर किए जिनको मैंने परफॉर्म भी किया। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी बचपन से लेकर सिनेमा में एंटर होने तक की जर्नी। लेकिन इनकी स्ट्रगल की जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। आगे इनकी लाइफ के और बहुत से पहलू अभी बाकी हैं जो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो अब मैं आपको इसरा का बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिखाती हूँ। जब ऑडियंस में से किसी ने इसरा से पूछा कि आप हलीमा के कैरेक्टर के बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर करें, तो इसरा ने कहा कि हलीमा का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग और इतना पावरफुल और इतना इमोशनल था कि मैं आज भी जब भी उस कैरेक्टर के बारे में सोचती हूँ तो मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और यहाँ तक कि मैं उस कैरेक्टर की फीलिंग्स के बारे में बात ही कर रही हूँ तो मुझे गूज़बम्प आने लग गए हैं। आप लोगों ने तो हलीमा के कैरेक्टर को सिर्फ टीवी पर देखा है, जबकि मैंने उस कैरेक्टर को समझा है, उसमें परफॉर्म किया है, उस कैरेक्टर को जिया है। शायद यही वजह है कि मेरी अटैचमेंट इस कैरेक्टर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और मेरी माँ ने भी मुझे ये बात कही है कि जब तुम हलीमा का कैरेक्टर प्ले कर रही होती हो तो तुम्हारी आंखों में आर्थरुल के लिए जो फीलिंग्स और जो चमक होती है वो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि उस वक्त मैं इसरा नहीं बल्कि हलीमा होती हूँ और वो मेरी फीलिंग्स नहीं बल्कि वो हलीमा की फीलिंग है आर्थरुल के लिए। आर्थरुल फेमस और सक्सेसफुल एक्टर तो हैं ही, उसके साथ ही साथ उनका जो परफ्यूम का ब्रांड है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। उनके ब्रांड का एक परफ्यूम है फर्स्ट इम्प्रेशन जो कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत फेमस होता जा रहा है और वो उसकी एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं। I'm here because of tonight we have an exhibition to perfume called First Impression.
सलजान बता रही हैं कि इस सीरीज में हमने जिस तरह से एक्ट किया है, जिस तरह से हमने तीर चलाए हैं, जिस पोजीशन से चलाए हैं, जिस तरह की हमने बातें की हैं, जो हमने अपने इमोशंस, अपने जज्बात को एक्सप्रेस किया है, ये सारी जो है पहले हमने उन लोगों को समझा है कि उस वक्त के लोग किस तरीके से सोच रहे होंगे, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, और फिर हमने इसको एक्ट किया है इस ड्रामे में, तब जाके ये इस हालत में हमारे सामने आया है। हाइमा यहाँ पे कह रही हैं कि जो ट्रेलर आपको दिख रहा है वो 21st सेंचुरी का है, लेकिन जब हम लाइव स्टेज में जाते हैं, यानी कि जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम 13th सेंचुरी में चले जाते हैं। यानी कि जो ट्रेलर है और जिस माहौल में हमने रिकॉर्डिंग की है, तो इन दोनों के वक्तों में कई सदियों का डिफरेंस है। यहाँ पे इसरा बता रही हैं कि फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले जब उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली थी, तो उस दौरान उन्होंने फेंसिंग की क्लासेस भी ली थी, लेकिन तलवार साजी की ट्रेनिंग उन्होंने स्पेशली इस ड्रामा की सीरीज के लिए ली थी। फेंसिंग की ट्रेनिंग थोड़ी आसान होती है क्योंकि उसमें इंसान अपना आप ज्यादातर डिफेंड करना सीखता है, लेकिन तलवार साजी इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वैसे तो देखने में दोनों सिमिलर लगती हैं, लेकिन तलवार साजी में अटैकिंग का डिसीजन आपको बहुत ज्यादा क्विक लेना होता है। इसरा यहाँ पे बता रही हैं कि तलवार साजी में आपका स्टैंडिंग पोजीशन डिफरेंट होता है, आपका वे ऑफ अटैकिंग डिफरेंट होता है, और इसके रूल्स भी सब डिफरेंट होते हैं। और इसके लिए कजाकिस्तान से स्पेशल टीम बुलवाई गई थी, जो कि स्पेशली मूवीज में जो फाइटिंग सीन्स होते हैं उनके स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। इंगन अल्तान बताते हैं कि इस ड्रामे की शूटिंग के लिए हमने 3 महीने और 2 हफ्ते साथ गुजारे हैं, और जो हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। हमने उनके साथ बहुत ज़्यादा फन किया और हमारी दोस्ती जो है वो इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है। और आप लोग नोट भी करेंगे कि इस ड्रामे में हम लोग की दोस्ती भी रिफ्लेक्ट होगी। और सलजान यहाँ पे बता रही हैं कि इस ड्रामे में जो उन्होंने सलजान का कैरेक्टर प्ले किया है, उस कैरेक्टर ने उन्हें डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया है और मुझे सिखाया है कि हर इंसान का दुख डिफरेंट होता है और इसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड करने का तरीका भी सबका अपना अपना होता है। तो अपने दुख में हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सलजान सुलेमान शाह की बहू थी तो उन पर पूरे कबीले की जिम्मेदारी थी, लेकिन अपने बाप के कत्ल के दुख में उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर किया और साथ ही साथ अपने कबीले को भी खतरे में डाल दिया। वो कह रही हैं कि इस ड्रामे की कामयाबी की एक ख़ास वजह यह है कि इस ड्रामे की स्टोरी ने ना तो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया है और ना ही किसी खास रंगो नस्ल को हर्ट किया है, और इसीलिए इस ड्रामे को देखने वाले हर एज ग्रुप से हैं, हर तबके से हैं और हर तरह के लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इस सीरीज के कैरेक्टर इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं कि लोग इनकी कास्ट को इनके रियल नाम की बजाय बल्कि इनके कैरेक्टर के नेम से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैंने आपको इनके कैरेक्टर्स के नाम से ही इंटरव्यूज़ दिखाए हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आर्थुरुल के आपके साथ और भी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करने वाली हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Açın biraz, geniş durun. Çök, in merdivenin altına. Uzun boylu. Hepinizi seviyorum. Haklarınızı helal edin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Sağ olun. Şöyle alalım. Tamam abi. Ya Allah, bismillah. Nereden? Şuradan keseceğim abi. Vay. Bak benim kağıt ayırmıyor. Üflemedin abi bunları. Şunları da üfle abi. Tutamıyor. Üfle şunları. Bir kağıt verin. Nefes yok ki üfleyeyim abi. Tutamıyor. Çok sağ olun. Hepiniz sağ olun. Hepinize Allah
etti yani. Hiç böyle bir zor işte çalışmamıştım. Acayip emek var abi. Vallahi herkesin eline sağlık. Buradaki herkes benim ustam. Çok samimi söylüyorum. Çok samimi söylüyorum abi. Herkesten herkese. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Pastaya bir renk katalım o zaman. Evet. Çok teşekkür ederim. Hocam valla çok sağ olun. İnşallah. Çok isterim yani. Çok samimi söylüyorum. Çok sağ olun. Ya hadi afiyet olsun, buyurun o zaman hep beraber. Hadi. Hadi. Ağzıma eğledim. Nasıl şekersin şu anda? Böyle ağzım sigara içmekten var ya, böyle ölmüş durumdayım. Fransız tarafından beyler. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным